नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हैं तैयार हम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। 7 दिनों तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरी कैबिनेट मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मंत्रियों से चर्चा के बाद ये रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों के अध्ययन से संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी में इसका प्रभाव पीक पर आ सकता है, लिहाजा तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में अस्पतालों का निरीक्षण करें। कोरोना के नए वेरिएंट का सामना जन भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र, वेंटिलेटर सहित अन्य सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। देखिए, एक बात है, ये भी उन्होंने कहा कि करीब दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन पर फोकस रहेगा। 8 दिसंबर को फिर से वैक्सीनेशन अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में दूसरा डोज 70% पात्र आबादी को लग चुका है, बाकी लोगों को दूसरे डोज लगाए जाएंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इसकी तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने T3 या कह लीजिए 3T रणनीति बनाई है। 3T यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आपका ट्रीटमेंट, ये तमाम चीजें जो हैं ये कितनी सफल हो पाएंगी। और देखिए, ये बात इसलिए भी आती है क्योंकि हम कोविड को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और कोविड पूरी तरीके से गया नहीं, वेरिएंट बदले हैं। एक जो म्यूटेंट इसका होता है उसका एक पैमाना जो होता है वो कई बार बहुत प्रभाव में अलग अलग उसमें दिखा है। तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी परेशानियां हैं क्योंकि वो जो समय था, मुझे लगता है बहुत बताने की मुझे जरूरत नहीं है, हम सब ने ही देखा है। तो अब यदि जनवरी में इसका प्रभाव हो सकता है या पीक पर हो सकता है जनवरी में ओमिक्रॉन का प्रभाव, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाला है। लेकिन तैयारियां कितनी हैं और कितना हम सफल हो पाएंगे, यदि भगवान न करे कोई चीजें यदि इस तरह की होती हैं, हम कैसे निपटेंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे ही करना चाहूंगी। ओमिक्रॉन एक बार फिर से थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला, हालांकि खबरें यही हैं कि बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होगा नहीं, लेकिन देखिए कितना होगा, क्या होगा, कितना इफेक्ट करेगा। जनवरी में कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पीक पर हो सकता है, तो वापस से वो तमाम चीजें ना देखें, उतनी मौतें ना हो, उतना इन्फेक्शन ना हो। और जो डोज हैं, जो कोविड के डोज लगवाए गए या वैक्सीनेशन जो हुआ है, उसमें कितना ये कारगर साबित होगा, क्योंकि ये भी एक बात आ रही है कहीं ना कहीं कि इसका म्यूटेंट का जो एक पैमाना है वो बहुत ज्यादा भी है। देखिए, अंग्रेजी की एक सुप्रसिद्ध कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। उपचार तो करेंगे ही, पर उपचार की नौबत आने के पहले ही सावधानी बरत ली जाए कि लोग कम से कम शिकार हो, समय पर उनका परीक्षण हो जाए। और यदि इसके बावजूद भी वे उस नए वेरिएंट की चपेट में आ जाते हैं तो उनका कारगर इलाज संभव हो, उसके लिए शिवराज सिंह जी बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। ये सरकार की सजगता का परिचायक है कि सरकार के मुखिया ने पूरे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रभार के जिलों में जाकर के उच्च स्तरीय समीक्षा करें और स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की जो तैयारियां हैं उनका स्वयं जाकर के जायजा लें। चाहे ऑक्सीजन के प्रबंध की बात हो, चाहे प्लांट में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो किसी प्रकार से बाधित तो नहीं है, इमरजेंसी ड्रग जो उस समय चाहिए होते हैं उनकी उपलब्धता है या नहीं, ऐसे तमाम सारे बिंदु सरकार की प्राथमिकता में हैं। और मुझे लग रहा है ये बेहद प्रसन्नता की बात है कि सरकार लोगों के हित में समय पर कदम उठा रही है। इससे भय का वातावरण नहीं बनेगा और सोसाइटी के लोगों को ये भरोसा होगा कि सरकार उनके लिए हर कदम पर साथ निभाने के लिए तैयार है। पिछली बार राखी जी जब कोरोना आया था तो सरकार समझ ही नहीं पाई, समाज समझ नहीं पाया, लोग महसूस नहीं कर पाए कि ये खतरनाक हो सकता है। पहले वेरिएंट के बाद जब डेल्टा वेरिएंट आया तो लोगों ने उसको बहुत ही हल्के में लिया, क्योंकि पहले वेरिएंट में उतनी मौत नहीं हो रही थी। और डेल्टा ने तो समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके हाथ से कोई ना कोई निकट के व्यक्ति को छीन न लिया हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो या फिर उसका परिजन हो।
इसलिए मुझे लग रहा है कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसा कोई दौर दोबारा न देखना पड़े। पर संतोष की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से आज हिंदुस्तान के लगभग हर मेडिकल कॉलेज में, हर जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और उस बीमारी के परीक्षण के लिए भी संसाधन है। यह महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। योगेश गुप्ता जी, क्या लगता है सरकार जो तैयारियां कर रही है या जो बातें कही जा रही हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई इस तरह की चीजें आती हैं या आरटीपीसीआर किसी का होता है तो उसका जीनोम सीक्वेंस भी आगे फॉरवर्ड किया जाए या वो भी करवाया जाए, तो ये जो एक प्रिपरेशन हो रही है या करी जा रही है या जो निर्देश दिए जा रहे हैं, इसमें कितना दम है और कितना सफल होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ये बात तो धैर्यवर्धन जी ने भी स्वीकारी कि जब कोविड आया था तब इतना समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब तो भली भांति परिचित हैं और इससे कैसे हम निपट सकते हैं, इसके लिए भी मुझे लगता है सभी को अब सब चीजें पता है। देखिए राखी जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय हम प्रदेश और देशवासियों ने व्यतीत किया है पिछले 1.5-2 साल का। ईश्वर ना करे वैसा समय दोबारा हम प्रदेशवासियों के ऊपर आए। मुझे लगता है कोविड-19 को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी की हो, दोनों ही सरकारें भ्रमित रही हैं शुरू से। भ्रमित न स्वयं रही बल्कि नागरिकों को, प्रदेशवासियों को भी भ्रमित करने का पूरा प्रयास इन लोगों का रहा है। चाहे वो थाली बजवाई हो, घंटी बजवाई हो, दिए बत्ती जलवाई हो या टॉर्च जलवाई हो। कोविड-19 को लेकर जो गंभीरता से काम करने की जरूरत सरकारों को थी, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने में इसलिए आ गया कि अभी धैर्यवर्धन जी का मोदी जी के कारण देश की सबसे पवित्र नदी गंगा में लाशें बही हैं। साहब, पीठ थपथपाना बंद करिए आप मोदी जी की। दूसरी बात, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मैं इस बात से सहमत हूँ, मगर इन्होंने उसमें शिवराज जी की चिंता और प्रदेशवासियों के हित में कदम बताया। देखिए, शिवराज जी की चिंता जायज है क्योंकि सरकार में जिम्मेदारी के पद पर वो बैठे हुए हैं और सरकार जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। जो हालात हमने कोविड फर्स्ट और सेकेंड में देखे उसके मद्देनजर शिवराज जी को समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 17 नवंबर में शिवराज सरकार ने कोविड-19 से लेकर जितने भी प्रिकॉशंस थे, जितने भी केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश थे, उन सबको फ्री फॉर ऑल कर दिया। सारे जो प्रतिबंध थे वो उठा लिए गए। उसके बाद भी आज मैं कल देखने गया था राखी जी, काजू हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का वर्चुअल उद्घाटन हुआ था। वो वर्चुअल उद्घाटन तो कर दिया शिवराज जी ने एक साथ 8-10 जिलों का, मगर जब हम क्षेत्रीय विधायक के साथ माननीय पीसी शर्मा जी के साथ और उमाशंकर गुप्ता जी के साथ वहां गए उस स्थान पर और हमने संबंधित अधिकारी और टेक्नीशियन से बोला इसको चला के दिखाओ, तो वो इधर उधर झांकने लगे, बगले और ऊपर देखने लगे। उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। अल्टीमेटली उन्होंने हमको वो ऑपरेट करके नहीं दिखाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खाली घोषणाओं से या अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने से प्रबंध जो कोविड-19 को लेकर वो चाक चौबंद नहीं होंगे। सतत गहन निगरानी की आवश्यकता है और संबंधितों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। नहीं कहता शिवराज जी हर जगह जाए या स्वास्थ्य मंत्री हर जगह जाए, मगर जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं सरकार की तरफ से, उनका उस मैदानी ग्राउंड फ्लोर पर कितना पालन किया जा रहा है और क्या आम जनता के प्रति वो अधिकारी या कर्मचारी जवाबदेही तय कर पा रहे हैं। तो ये मैंने कल का ताजा उदाहरण दिया। उमाशंकर गुप्ता जी भी थे, धैर्यवर्धन जी चाहे तो पूछ सकते हैं गुप्ता जी से कि मैं अपनी बात सत्य कह रहा हूँ। तो ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। तो ये शिवराज जी की जो तैयारियां हैं, पिछले 2 महीने से RT-PCR टेस्ट बंद है। मैं जहाँ रहता हूँ वार्ड 27 में, वहाँ जितने भी टेस्टिंग क्लिनिक थे, मोहल्ला क्लिनिक, चाहे वो नया बसेरा का हो या कमला नगर का हो, जहाँ पुराना काजू हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था,
वहाँ सारे टेस्ट बंद हैं, स्टाफ की शॉर्टेज है। तो देखिए, स्टाफ की शॉर्टेज तो शुरू से ही है। पिछले 17 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, ये हम प्रदेशवासियों से नहीं छुपी है। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इस प्रकार का कोई वेरिएंट ना आए कि हम लोगों की जान जोखिम से जाए। बाकी सरकार की जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है मध्य प्रदेश वासियों की सुरक्षा की। अब आप उसको चाहे मध्य प्रदेश वासियों के हित के लिए कदम बताएं या सरकार अपनी पीठ थपथपाए, मगर आप जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। बात आवाज नहीं वाकई आ में रही ये राखी जी आपकी? एक बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर रूप से सोचने का विषय है कि यदि हम किसी चीज का वर्चुअल लोकार्पण करते हैं या उद्घाटन करते हैं या हम ये चीजें लाते हैं सामने, एक्चुअल में इनकी क्या चीजें हो रही हैं, ये भी कम से कम इसके लिए एक टीम बनाई जाए जो जाकर वहां पर देखे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में परेशानियां ना हो जाएं, क्योंकि यहां से तो देखिए इतना हम भी समझते हैं कि सीएम शिवराज ने यदि किसी चीज की सौगात दी या किसी चीज का लोकार्पण किया, अब धरातल पे उस जगह पे वो चीज इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, वाकई ये महत्वपूर्ण टास्क है। ये हमीदिया हॉस्पिटल में आज भी कई कंसंट्रेटर बंद पड़े हुए हैं, आज की पेपर की न्यूज है। ठीक है योगेश जी। धैर्यवर्धन जी, कंसंट्रेटर मशीन की बात है, वो छोटा सा उपकरण, उपकरण खराब भी हो जाते हैं, कई उपकरण में छोटी मोटी तकनीकी खामी आ जाती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इसी मध्य प्रदेश में कोई कंसंट्रेटर को जानता नहीं था, पर आज हर जिला मुख्यालय पे नहीं, तहसील केंद्रों पर भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जगह जगह पर ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर पहुंचाए, सरकार ने भी पहुंचाया, समाज ने भी पहुंचाया। राखी जी, धैर्यवर्धन जी, एक मिनट में आपको करेक्ट करूंगा, वो कंसंट्रेटर नहीं, ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन प्लांट देखिए, जहाँ आपने ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात की हुई जी, तो ऑक्सीजन प्लांट भी जिन कंपनियों ने उनका सेटअप किया है, उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया, उनके कर्मचारी भी हैं। इक्का दुक्का स्थान पर ऐसा हो सकता है कि नया प्लांट लगा है और उसको उस दिन उनको पूरी समझ ना हो, तो उसके लिए वो लगाए इसीलिए गए कि 1-2 दिन बाद उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए और उस कर्मचारी को, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से योग्य कर्मचारी रखा जाए, ये कलेक्टर, सीएमएचओ और वहाँ के डीन को ये सब देखना होगा, और उसके लिए ही निर्देश सरकार के द्वारा निरंतर दिए जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि एका जगह कहीं घटना दुर्घटनावश कोई मशीन खराब हो या वो अलग विषय होता है, पर सामान्य तौर पर सभी स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट पहले भी उपयोग में लाए गए, जो नए लगाए गए उनको भी चेक किया जा रहा है। उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जिन पाइप के थ्रू उन बार्डों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, वो सब भी चेक करना उनका काम होता है और उस पर निरंतर काम चल रहा है। धैर्यवर्धन जी, अच्छा कोविड की हम बात करें, पिछली बार की भी हम बात करें और अभी तक ले लीजिए आप, चलिए अब तो खैर सारी चीजें खुल गई हैं, सब कुछ ठीक है, अब ये ओमिक्रॉन थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन वाकई में एक बात तो है, जितने ऑक्सीजन प्लांट इस वक्त खोलने की बात की गई थी, जितने भी प्लांट लगाने की बात की गई थी, जितनी भी मदद की बात की गई थी, लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से सब चालू है, प्रॉपर ऑक्सीजन है, और यदि पहुंची भी है तो उसको सप्लाई करने के लिए वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं कि मरीज को मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपर्ट भी नहीं होता, फिर वहां परेशानी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जिम्मेदारी सरकार की है कि उन जिम्मेदारों को अभी से आप कर दीजिए, कमी है उसे भर दीजिए। हम क्यों इंतजार करें कि ओमिक्रॉन आए और हमें भगवान ना करे वो चीजें देखनी पड़े। मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है, और जो भी उससे संबंधित जिम्मेदार लोग हैं वो इन चीजों का निर्वहन करें। ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, अभी पिछले कुछ दिनों मैंने जयारोग्य चिकित्सालय में एक हाइपोक्सिया के पेशेंट के साथ कुछ समय गुजारा, उसके ट्रीटमेंट को नजदीक के तौर पर देखा, तो वहां भी उसी ऑक्सीजन की बदौलत वहां उनको उपचार मिला और वो ठीक हुई। ऐसे शिवपुरी में भी मैंने देखा है कि वहां पर ऑक्सीजन प्लांट से तमाम ऐसे मरीज जो कोरोना के मरीज नहीं है पर उनको अन्य अन्य कारणों से ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उनको प्लांट से ऑक्सीजन दी जा रही है। एक एक बेड पर प्रॉपर सप्लाई है और तमाम अन्य प्रकार से जितना भी कैपेसिटी वहां के लिए निर्धारित की गई है वो मरीजों को मिल रही है। इसके बावजूद भी सुधार की आवश्यकता होती है। कुछ मशीन चाहे बाइपैप मशीन हो या कुछ और कंसंट्रेटर हो,
ये खराब भी होते रहते हैं। तो उसके लिए सरकार की अपनी एक व्यवस्था होती है। वहाँ हॉस्पिटल के जो डीन है, मेडिकल कॉलेज के डीन है या हॉस्पिटल के प्रमुख हैं, सीएमएचओ हैं जिले के, वो संबंधित अधिकारी को संबंधित व्यवस्था के तहत उसके लिए लिखते हैं और वो बदलती हैं, ठीक होती हैं। योगेश यह यारी। सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए किसी संकट को देखते हुए, आसन्न संकट को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में तैयारी की जाती है। और हमारे पूर्व तैयारी, पूर्व योजना और पूर्ण योजना, इन दो शब्दों का बड़ा महत्व है, ताकि संकट के समय एकदम से हाथ खड़े होकर के लोग खड़े ना हो जाएं कि हम तो ये देख नहीं पाए थे। इसलिए एक एक को चेक किया जा रहा है और पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के साथ सारी मशीनरी आम आ सके लोगों की सेवा में। और मशीनरी को चलाने वाले कर्मचारी, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, वो सब भी जिस प्रकार से पूरे सेवा भावी भाव से पिछले 2 दौर में समाज को दिखाई पड़े, आप ज्यादा निपुणता के साथ काम में आएंगे यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है, देखिए वो तो खैर अब हम आने वाले समय में देखेंगे कि कितना क्या चीजें होती हैं। पहले तो यही है कि ना ही आए वो सारी चीजें, वो तस्वीरें हमें दोबारा से ना देखनी पड़े, बस यही कहा जा सकता है। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बात रखिए। देखिए राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट तो ठीक है, इसकी तैयारियां की जा रही हैं, मगर इनसे लड़ने के लिए जो प्रमुख हथियार है, जो अपन ने सेकेंड वेव में देखा, वो है वैक्सीनेशन। और मध्य प्रदेश में अभी तक फर्स्ट डोज लगी है 70% लोगों को और सेकेंड डोज लगी है 53% लोगों को। वहीं शिवराज जी हमारे घोषणा भी मुख्यमंत्री जी कह रहे दिसंबर 31 तक में 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दूंगा। 1.5 साल में आपने 70% का आंकड़ा फर्स्ट डोज का और सेकेंड में 53% तय किया है। अब ये 20-25 दिन में 100% कैसे होगा? देखिए, महाअभियान से ज्यादा जरूरत है प्रतिदिन डेली वैक्सीनेशन का। और कई ऐसे लोग हैं राखी जी जिनका निवारण करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, जिनको फर्स्ट डोज लग गई है कैंप के अंदर, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला और जब वो दूसरा डोज लगवाने जा रहे हैं तो उनको वहां से भगाया जा रहा है। तो धैर्यवर्धन जी के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि जिनको फर्स्ट डोज लग गई है और टाइम पीरियड हो गया है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अब वो किसी की भी गलती हो, कर्मचारी की हो या माँ के स्टाफ की हो, उसको नजरअंदाज करते हुए जो लोग क्लिनिक पे पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनको भगाया ना जाए। भाई, लड़ाई का प्रमुख हथियार तो वैक्सीन है ना। आप अब जब उपलब्ध कराई रही है मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेशवासी पहुंच भी रहे जो छूट गए, लेकिन उनको भगाया क्यों जा रहा है? भाई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसमें उनकी क्या गलती है? आपकी गलती है ना, आपके स्टाफ की गलती है। तो इसका भी कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार में पिछले 3-4 महीने से विमर्श चल रहा है बूस्टर डोज को लेकर, क्योंकि 1.5 साल में कई लोगों की दोनों डोज की जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो चुकी है। मैक्सिमम 6 से 7 महीने कोविशील्ड की और 4 से 5 महीने कोवैक्सीन की थी। कई ऐसे लोग हैं जो 70% जिनको लगी है, उनमें से लगभग 40-45% लोगों का ये वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो उस पर भी बूस्टर डोज के लिए केंद्र सरकार को तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार से ये निवेदन है, आग्रह है कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं उनको भगाया ना जाए। आइदर रजिस्ट्रेशन हुआ और ना, खाली रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि दैट वाज मिस्टेक फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। धैर्यवर्धन जी। जी राखी जी, लाखों लोगों को वैक्सीन लगाने में एकाध तो मानवीय त्रुटि हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो क्या उसी पर हम खड़े रहेंगे, उसी का गाना गाएंगे? 1000 से ज्यादा लोग हैं। सुनिए, निवेदन तो सुनिए। लाखों लोगों का वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो हमको समझना चाहिए उनके साथ अगर कोई भूल चूक हो गई है, कोई त्रुटि हुई है, तो उसका भी कोई ना कोई हल है। उनके लिए भी दूसरा डोज लगेगा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि वैक्सीन का प्रभाव कम हो रहा है,
ये रिसर्च का विषय है, ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, मैं और आप ये इस एक्सपर्ट पर द्वारा कोई निर्धारित किया गया है कि उसकी 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 महीने तक असरदार है वो वैक्सीनेशन। ये WHO ICMR के एक्सपर्ट की राय है, ये मेरी राय नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी बात देखिए, सुन लीजिए मुझे ऐसा योगेश जी, लगता है मैं तो आपको बहुत विद्वान आदमी धैर्यवर्धन मान रहा हूँ, जी। पर मेरा पक्ष भी सुना जाए। धैर्यवर्धन जी, एक मिनट, आप अपनी जी। बात पूरी कीजिएगा। एक छोटी सी बात मैं रखूंगी क्योंकि अभी जब से ये ओमिक्रॉन की बात आई है, बहुत तेजी से चीजें चल रही हैं। देखिए, सुना पढ़ा देखा तो ये भी गया है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो बाहर से हमारे देश में आए हैं या गए हैं, उन्होंने तो प्रॉपर अपनी डिटेल्स भी सही नहीं दिए। सोचिए, तो उनको आइडेंटिफाई करना और फिर वो नहीं हो। अब आप ओमिक्रॉन को लीजिए, 1 या 2 केस से आज हम धीरे धीरे बढ़े ही तो हैं, भले हम बहुत कम पर हैं और अच्छा है और ना बढ़े, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसके लिए वही है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। वैक्सीनेशन से बच रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है या करवाना नहीं चाहते। ये वाकई बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये निकल करके आई कि 5-6 महीने में वैक्सीन का प्रभाव शरीर में समाप्त हो जाएगा, ये अभी एकदम से नहीं कहा जा सकता। उनका तर्क ये है कि धीरे धीरे उसके प्रभाव में कमी आती है, एंटीबॉडीज कम होने लगते हैं। तो ये भारत के ह्यूमन बॉडी पर हमारे यहाँ की जो वैक्सीन है वो 6 महीने बाद उसका कितना प्रभाव बचा है, कितना नहीं बचा है, इसका भी शोध होगा। और यदि सरकार को लगेगा, स्वास्थ्य विभाग को लगेगा कि बूस्टर डोज की आवश्यकता है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं योगेश जी के माध्यम से कि सरकार वह कदम भी उठाएगी। इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिकों की प्राण रक्षा के लिए सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निःशुल्क तौर पर दोनों डोज लगवाए हैं। और रही बात लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की, जिन लोगों ने अभी तक पहला डोज भी नहीं लगवाया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं, या तो बहुत आलसी लोग हैं, या डरपोक हैं, या वैक्सीन को लेकर के वे भ्रम का शिकार हैं। और भ्रम उत्पन्न करने के लिए हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, सपा के नेताओं ने, तमाम लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहती नाना प्रकार की घटिया बातें कही थी कि वैक्सीन से ये नुकसान होगा, वैक्सीन से वह नुकसान होगा, जिस पर मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। राखी जी, आपने बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छेड़ा है कि विदेशों से आने वाले लोग कैसे गैर जिम्मेदाराना आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल सच है, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें शकुनी मामा का बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसे तमाम गैर जिम्मेदार लोग जो रूप बदल करके आ रहे हैं, जो सरकार से जानकारी छुपा रहे हैं, मेरे मन में उनके प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है, कोई सहानुभूति का भाव नहीं है, क्योंकि वो आकर के अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों के जीवन को संकट में डाल रहे हैं, खुद को भी संकट में डाल रहे हैं, और देश के लाखों करोड़ों लोगों को उस संक्रमण की आग में झोंकना चाहते हैं। सरकार, मैंने बताया ना कि सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि वे सब अधिकांश लोग भारत में रहने वाले लोगों के परिवार के लोग होते हैं। कोई किसी का बेटा होता है, कोई किसी का पति होता है, तो सरकार उतनी निष्ठुर होकर के उनकी कंबल कुटाई नहीं कर सकती है। ठीक है, धैर्यवर्धन जी बीच में रोक रहे हैं। ठीक है, योगेश जी जल्दी से बात रखिएगा। देखिए राखी जी, भ्रमित करने वाले लोग कौन है? उषा ठाकुर जैसे, प्रज्ञा ठाकुर जैसे गोवर लेपन विधि, हवन से, टंटिया मामा के ताबीज से और गौमूत्र से इलाज करने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में कितने लोगों को भ्रमित किया। तो भ्रमित करने वाले भी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मामा शिवराज जी ने जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब बोल दिया था मैं तो वैक्सीनेशन ही नहीं लगवाऊंगा, पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए आप। तो ये इस प्रकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगाने से। विपक्ष ने आपको सहयोग किया है, कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह कैंप आयोजित करके वैक्सीनेशन को प्रमोट किया है। राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई जाना चाहिए, और जो पेंडिंग वैक्सीनेशन कंपनीज हैं उनको ऑथेंटिक किया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन दी जा सके। मैं बीच में रोकूंगी। ठीक है योगेश जी, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हैं तैयार, हम कितने तैयार हैं, चर्चा हो गई है, कितनी तैयारियां हो रही हैं ये देख रहे हैं।
उम्मीद बस यही है और प्रार्थना भी यही है कि ये ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा प्रभाव ना दे, आगे ना बढ़े, पर तैयारी हमें रखनी होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।